बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसके लिए उसका सलूशन डिस्कस करते हैं। नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस इक्वेशन में या उसके सिस्टम में क्या फ़र्क है, अगर ये ज़्यादा डिटेल में अगर देखना है तो मेरा आप प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिफरेंस बताया है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस में। यहाँ फ़िलहाल सिर्फ मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसके राइट साइड पर ज़ीरो ना हो, और होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसके राइट साइड पर ज़ीरो हो। ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस इक्वेशन पर डिस्कशन की है। ये बच्चों नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि इसको गाज इलिमिनेशन मेथड के साथ उस मेथड की मदद से सॉल्व करें। मैं हर एक बात पर डिटेल में डिस्कशन करता हूं। पहले तो बच्चों मैं ये बता दूं कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है 2.6, ये सारी की सारी एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशंस पर है। पहले दो सवाल होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, बाकी पूरी एक्सरसाइज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। बट होंगी सारी की सारी वो लीनियर, चाहे होमोजीनियस है चाहे नॉन होमोजीनियस है। पूरी एक्सरसाइज 2.6 जो है वो लीनियर इक्वेशंस पर है, और ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो। गाज मैथमेटिशियन था एक, जिसने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड जो है इंट्रोड्यूस करवाया। उस मेथड को उसने अपने ही नाम से गाज इलिमिनेशन मेथड का नाम इंट्रोड्यूस उसने रख दिया। गाज इलिमिनेशन मेथड के नाम से उसने मंसूब कर दिया। इलिमिनेशन क्या है ये भी मैं बताता हूँ कि इसका नाम इलिमिनेशन मेथड क्या है। फिलहाल आप अगर हो सके तो क्वेश्चन 3 के अंदर लिख लें, बाय गाज इलिमिनेशन मेथड वी मीन द मेथड इन विच वी convert the matrix in echelon form। गाज इलिमिनेशन मेथड से मुराद, इसमें इतना याद रख लें कि हम मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बाकी डिस्कशन में साथ साथ बताता जाऊंगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले इसकी बात को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर हमें 4 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। जब भी आपको सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस दे दिया जाए तो उसको सॉल्व करने के 4 तरीके हैं। जब भी आपको कोई सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया जाए तो पहला तरीका यह है कि हम चाहें तो उसको क्रैमर्स रूल से कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह कि हम चाहें तो उसको इन्वर्जन मेथड से कर सकते हैं। ऑलरेडी क्रैमर रूल से हम क्वेश्चन 5 कर चुके हैं, और इन्वर्जन मेथड से मेरा आप लेक्चर देखें तो वो इससे सेकंड लास्ट लेक्चर देखें तो उसमें ये जो है हमने ये किया है। आज हम करने लगे हैं गाज इलिमिनेशन मेथड, साथ ही इंशाल्लाह फिर हम गाज जॉर्डन इलिमिनेशन मेथड। ये 2 मैथमेटिशियन थे, गाज एंड जॉर्डन। इन दोनों ने फिर जो मेथड इंट्रोड्यूस कराया उसको गाज जॉर्डन के नाम से मंसूब किया गया। इसमें हम रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को हम उसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसमें, जबकि गाज में जस्ट एचिलॉन फॉर्म। गाज इलिमिनेशन मेथड में हम मैट्रिक्स को उसकी एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जबकि गाज जॉर्डन मेथड में हम मैट्रिक्स को उसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक और बात भी बताता चलूं, हमने जब बच्चों ये चीज पढ़ी थी ये, तो उसमें हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट डिस्कस किया था। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या है? जब भी हमें कोई नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया जाए तो उसमें जस्ट जो हम कोफिशिएंट्स के साथ मैट्रिक्स बनाते हैं, द मैट्रिक्स obtained by writing just coefficients of variable। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हम सिर्फ सिस्टम के जो ये वेरिएबल अंदर हैं उनके जस्ट हम कोफिशिएंट्स लेते हैं, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं, नाम से ही वाज़ेह बात, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हम सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखते हैं, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ये अब नई बात है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या है?
द मैट्रिक्स फॉर्म्ड या obtained by writing coefficients together with constants of right hand side is called augmented matrix। यानी इसमें हम coefficients के साथ साथ ये जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं ये भी हम साथ लिखते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हम कोफिशिएंट्स भी लिखते हैं, साथ हम क्या करते हैं जो राइट साइड पर कांस्टेंट्स हैं, जैसे इसी सिस्टम को देखें, कोफिशिएंट्स के साथ ये जो राइट साइड पर कांस्टेंट है इसको भी हम साथ अंदर लिख देते हैं एज ए लास्ट कॉलम बना के। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम ए बी से डिनोट करते हैं, ए बी से। ऐसा क्यों डिनोट किया जाता है? रिकॉल करें स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है नॉन होमोजीनियस, इसको जब हम क्रैमर रूल के अंदर लिखते थे तो हम इसमें पहला ये स्टेप करते थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो बी क्या होता था? ये कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट होते थे इसको हम बी, कैपिटल बी से डिनोट करते थे। और ए क्या होता था? जस्ट मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। अब ए और बी को हम कनेक्ट कर रहे हैं, यानी ए मैट्रिक्स के अंदर हम ये बी मैट्रिक्स की ये वाली वैल्यूज भी लिख रहे हैं। तो दैट्स वाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के साथ हमने ए इंटू बी तो करके नहीं लिख सकते हैं, तो मैथमेटिशियन ने ये नीचे जो है सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में बी लिखा है, नीचे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में यूं बी लिख दिया। बेसिकली ये वाला जो बी है स्मॉल बी करके लिख दिया। और इसका मतलब ये है कि ए के अंदर आपने ये बी को जो हम ये राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट लेते थे ये वाले जो हैं ए के साथ हमने लिख देना है, इसलिए ये ए के साथ नीचे स्मॉल बी डालते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो बी की ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं ये वाली, इनके साथ डॉटेड लाइन भी बनानी होती है। मैंने अभी डॉटेड लाइन नहीं बनाई, हम क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करके फिर ये बेसिकली सेग्रीगेट करने के लिए, इसको अलग रखने के लिए बी की वैल्यूज को ये डॉटेड लाइंस बनाए डालनी है। लेकिन क्वेश्चन को पहले हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम एट द एंड ऑफ क्वेश्चन हम डॉटेड लाइन जरूर डालेंगे। आए अब बाकायदा सवाल को शुरू करते हैं। गाउस एलिमिनेशन मेथड में क्या है? हम पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? कोफिशिएंट के साथ साथ हमने एंड पे ये जो कांस्टेंट हैं ये भी लिखने और इसको डिनोट करते हैं ए बी से। स्टूडेंट्स गाउस एलिमिनेशन मेथड में मैं प्रोसीजर लिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं इसके पॉइंट साथ साथ बताता चलूं। दो ही इसके मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसके बाद दूसरा काम ये है कि हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इसकी एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एचिलॉन फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? ये मैंने 2.5 में बताया हुआ है। एचिलॉन फॉर्म को दो तरह से मैं बयान कर देता हूँ। एक तो जो एक्चुअल उसका तरीकाकार है कि हर रो में जो नॉन लीडिंग एंट्री होएगी हर रो की, उसको हम 1 बनाएंगे और उन 1 के नीचे क्या हम बनाएंगे? 0। हर रो की नॉन लीडिंग एंट्री को हम 1 बनाएंगे और 1 के नीचे क्या बनाएंगे? 0। अगर ज्यादा डिटेल में देखना हो तो मेरा 2.5 एक्सरसाइज वाला लेक्चर, उसमें जो है एचिलॉन फॉर्म के बारे में मैंने काफी डिटेल में कहा है, बताया। अब सबसे आसान, जो आसान लफ्जों में इसको याद करने का ये तरीका, ये बच्चों सिर्फ मैं आसान लफ्जों के लिए आपके लिए बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वही बात है जो मैंने पहले बताई है कि हर रो में नॉन लीडिंग एंट्री को 1 होना चाहिए और 1 के नीचे क्या होना चाहिए? 0। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जीरोस की तादाद बढ़ती जाए, और अगर कोई 0 रो है, फुल 0 रो, तो वो एंड पे हो। ये मैंने 3 पॉइंट्स मेन जो हैं ये 2.5 एक्सरसाइज के अंदर बताई हुई बात इधर भी मैंने शॉर्ट में बोल दिया है। लेकिन इससे हटकर मैं सिर्फ आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं, जुगाड़ के तौर पर। स्टूडेंट्स आसानी के लिए आप इतनी बात याद रख लें कि एचिलॉन फॉर्म में क्या करते हैं हम? डायगोनल पोजीशंस पर 1 बनाते हैं, डायगोनल पोजीशंस पर 1 बनाते हैं और 1 के नीचे क्या बनाना है? 0। डायगोनल पोजीशंस पर 1 बनाते हैं, उन जगहों पे 1 बनाते हैं और 1 के नीचे क्या बनाते हैं? 0। अब डायगोनल पोजीशंस क्या हैं किसी भी मैट्रिक्स की? ये पोजीशन डायगोनल A11, A22, A33। और लाजमी नहीं कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे अब ये वाला मैट्रिक्स फिलहाल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो देखा जाए तो इसकी डायगोनल पोजीशन ये बन रही है।
तो डायगोनल पोजीशंस पर हमने 1 बनाना है और 1 के नीचे क्या बनाना है, 0। ये एचिलॉन फॉर्म के लिए इन शॉर्ट इतनी बात याद रख लें। लेकिन ये एक्चुअल में ये बात नहीं है, असल में वही बात है जो मैं थोड़ी देर पहले बोल गया हूं। सिर्फ आप बच्चों की आसानी के लिए मैं आपके इन क्वेश्चंस के अंदर जो चीज़ हो रही है ना, दर हकीकत तमाम क्वेश्चन में यही हो रहा है कि डायगोनल पोजीशंस पर 1 बन रहा है और 1 के नीचे क्या बन रहा है, 0। हाँ, अगर याद रखें कहीं डायगोनल पोजीशन पर 0 आ जाए तो हम नेक्स्ट एंट्री को लीडिंग एंट्री कंसीडर करते हुए उसको 1 बनाएंगे। ये चंद एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि बाई चांस अगर डायगोनल पोजीशन पर 0 बन जाए तो हम फिर अगली एंट्री को 1 बनाएंगे। ये एक आध सवाल में ऐसा होगा, जहां पे ये होगा मैं उधर फिर मजीद इसके साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो यहाँ पे पहले अब मुझे 1 लाना है, 1 बनाना है, मुझे इस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब बच्चों मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। अब पहले भी मैं बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, देखिएगा फर्ज कर लो इधर नीचे वाली रोज में यहाँ कहीं 1 होता तो फिर जिस रो में 1 होता, फर्ज कर लो यहाँ पे 1 होता तो मैं इसको इसके साथ एक्सचेंज कर लेता, R1 और R3 को एक्सचेंज कर लेता, या फर्ज कर लो यहाँ पे 1 होता तो फिर मैं इसके साथ एक्सचेंज कर लेता। ऐसा तो नहीं हो रहा, 1 है ही नहीं। तो मैंने अब यहाँ पे 1 बनाना है। तो एक तो ये भी तरीका है कि मैं इस पूरी रो को 2 पे डिवाइड करके 1 बना सकता हूँ। ये मैं इसी क्वेश्चन का, जब मैं सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को कराऊंगा तो मैं यहाँ पे 1 2 पे डिवाइड करके बनाऊंगा, लेकिन वो फ्रैक्शन बनना है, वो निस्बतन इस क्वेश्चन के वो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं कराऊंगा ज़रूर ताकि आपको पता चले। मैंने ये आपसे वादा कर रखा था एक्सरसाइज 2.5 के अंदर कि इंशाल्लाह जब मैं एक्सरसाइज 2.6 कराऊंगा तो बच्चों मैं बताऊंगा कि एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म जो होती है किसी भी मैट्रिक्स की, वो डिफरेंट हो सकती है लेकिन सॉल्यूशन सेम आएगा। यानी मैं इस पे ऑपरेशंस और लगाऊं तो और एचिलॉन फॉर्म आएगी, उसकी शक्ल और बनेगी, ये वाले ऑपरेशन लगाऊं तो ये वाली एचिलॉन फॉर्म आएगी, लेकिन एंड पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो सेम आएगा। एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, बच्चों सुन लो अब जुमला, एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं। वजह क्या है, आप डिफरेंट रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। हर बच्चा अपनी मर्जी से रो ऑपरेशन लगा सकता है। बहुत सारे बच्चे ये क्लास में पूछते हैं कि सर जब मैंने मैट्रिक्स को उसकी एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये एक्सरसाइज 2.5 की बात हो रही है, तो बच्चा कहता है पीछे बुक में जो जवाब है और है, मेरा और है। तो मैंने उन बच्चों को फिर यही कहा कि वेट कर लो, ये बात मैं 2.5 के अंदर समझाऊंगा और उधर मैंने 2.6 के अंदर समझाऊंगा। तो ये आज बात समझ आएगी, वेट करें इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं फिलहाल ये काम अपना रहा हूँ, मैं डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, मैं इन 2 रोज को फिलहाल एक्सचेंज करके फिर ये सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। ये देखें ना, ये 3 और 2 का डिफरेंस 1 बनता है। तो R1 और R3 को मैंने एक्सचेंज किया, यहाँ पे ये यही ऑपरेशन लगाया। जब 2 रोज को एक्सचेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव नहीं डालना। वजह, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज और हैं, मैट्रिसेस की जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपर्टीज और हैं। मैट्रिसेस के अंदर जो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जिसको इन शॉर्ट हम रो ऑपरेशंस कह रहे होते हैं, वो जो ऑपरेशन है दर हकीकत वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर हम ऑपरेशन लगा रहे होते हैं, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर जो रोज पर ऑपरेशन लग रहे होते हैं वो इक्वेशन पर लग रहे होते हैं, या जो इक्वेशंस पर ऑपरेशन लग रहे होते हैं वो रोज पर लग रहे होते हैं। अब 2 इक्वेशंस को इंटरचेंज करने से, दूसरे लफ्जों में 2 रोज को चेंज करने से सॉल्यूशन पर असर या फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बात कह रहा हूं, फर्ज कर लो बेटा मैंने आपको एक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया है और मैं कहता हूं कि जी इसको सॉल्व करो। ये से इक्वेशन 1 है और ये 2 है, इनको ऐड करता है एक बच्चा, लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है नहीं मैं 2 को ऊपर रख लेता हूँ और 1 इक्वेशन को नीचे रख के तब ऐड करूंगा, तब भी आंसर वही होएगा। तो इक्वेशंस को ऊपर नीचे रिप्लेस करने से, शफल करने से सॉल्यूशन पर असर नहीं पड़ेगा। सिमिलरली रोज को ऊपर नीचे एक्सचेंज करने से सॉल्यूशन पर फर्क
नहीं पड़ेगा, सोल्यूशन वही रहेगा। बट अगर डिटर्मिनेंट हो तो उसमें जब हम 2 रोज या 2 कॉलम को चेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव डालते हैं, वो ऑपरेशंस और हैं, ये और स्टोरी। बहरहाल मैंने यहाँ वाल लाने के लिए इन 2 रोज को एक्सचेंज किया। इस साइन को कहते हैं रो इक्विवेलेंट। इधर हम इक्वल का साइन नहीं डालते, रो इक्विवेलेंट। ये छोटी क्लासेस में जो हम अलिफ मद्दा के ऊपर ये जो सिंबल होती थी ना, एग्जैक्टली ये वाली है, साथ ही यूं डालते हैं, तो इस पूरे को पढ़ते हैं रो इक्विवेलेंट। चूंकि हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये इस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाकर ये जो मैट्रिक्स हासिल हुआ है, हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। इसका ये मतलब होता है कि दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स पर ये वाला रो ऑपरेशन लगाकर हम ये मैट्रिक्स हमें बना, तो ये मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। अब यहां पे 1 बनाना है, तो ये रो इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही काम हो रहा है। R1 माइनस R2, सॉरी बाय मिस्टेक R3 लिख बैठा, यहां 1 बनाना है। जिस रो में 1 बनाना है वो रो पहले लिखनी है और चेंज भी उसी रो में आएगी। R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये बच्चों बना -3, यहाँ पे 0 और -3 -5 वो -8 बना, ये 1 बन चुका है। अब इस 1 के नीचे मुझे यहाँ भी 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है। स्टूडेंट्स गौर करें, बहुत सारे बच्चों को ये ऑपरेशन लिखते वक्त बड़ी उनको दिक्कत पेश आ रही होती, मुश्किल नजर आ रहा होता है कि ये हम कैसे लिखें। तो सुन लो जुमला, जहां 0 बनाना होता है वो रो पहले, देखो ना, यहां 0 बनाना है तो R2 पहले, आगे हमेशा प्लस डाला करें। मैं हमेशा ऐड ही करवाता हूं, सिंपल, सिर्फ जब वो कोफिशिएंट सिंपल हो, किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई ना कर रहे हो, तो फिर तो सब्ट्रैक्शन का साइन डालो। लेकिन जब हम किसी नंबर से रो को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा ऐड वाला साइन ही डलवाता हूं जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो देखो, मुझे यहाँ 0 बनाना है तो ये रो पहले लिखनी है, उधर मैंने यही लिखा, मैं सिर्फ समझाता चल। जहां 0 बनाना हो वो रो पहले लिखनी है, जिस रो की मदद से 0 बनाना है वो रो यहां ब्रैकेट में लिखनी है, साथ हमेशा इस नंबर का अपोजिट साइन इधर डालना है। यहां 2 है तो आपने -2 लिखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे 0 बनाना है तो R2 लिखो पहले, किस रो के नीचे बनाना है, 1 रो के नीचे बनाना है या 1 रो की मदद से बनाना है, तो वो रो यहां लिखो, साथ ये नंबर का अपोजिट साइन लेकर वो नंबर जो है ना यहां लिख देना है। अगर ये -2 होता तो मैं उधर +2 से मल्टीप्लाई करता, इस वक्त +2 है तो मैं -2, ये देखो मैंने यही काम किया। और फिर यहाँ पे भी R3 में भी 0, यहाँ भी 0 बनाना है तो इधर भी वही काम किया। तो यहाँ से आगे बच्चों वो देख लो, वहां पे ये काम किया। फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड किया। जिस रो में ऐड करना है, यानी जहां 0 बनाना है वो रो पहले लिखनी है। तो ये बेटा ये काम किया है मैंने, देखो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई किया, चेक कर लो। बेहतर है यूं साइड पे कर लिया करें। और इसको जब सेकंड रो में ऐड किया, सेकंड रो मैंने साथ लिखी है, ये इनका सम बन रहा है। ये सम जो है ये सेकंड रो की जगह लिखना है, यानी रिजल्ट जो बनेगा वो सेकंड रो की जगह लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके मुताबिक ये वाला जो काम किया, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया, तो ये देखो फिर दोबारा R3 में ऐड किया, तो ये देख लो ये रिजल्ट जो बन रहा है ये R3 की जगह मैंने लिख लिया। अब बच्चों मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, क्यों? डायगोनल पोजीशंस पर 1 बनाना है। मुझे इस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डायगोनल पोजीशंस पर 1 बनाना है। फर्ज कर लो इधर 7 की बजाय 10 होता तो फिर तो 1 बनाना बहुत आसान था, ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते। और फर्ज कर लो यहाँ 8 होता तो भी बड़ा आसान था, हम इसको रो को लास्ट रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते, थर्ड को इधर -1 बनना था, फिर पूरी रो को -1 पे डिवाइड कर लेते। तो बहरहाल ऐसा तो नहीं हो रहा, फिलहाल यहाँ पे 7 है, तो अब रास्ता सिर्फ डिवीजन का है।
मेरी कोशिश होती है कि मैं डिवीजन से बचूं, डिवीजन से जब बचने का रास्ता ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन बनती है ना वैल्यू, तो फ्रैक्शन ना बने, तो बच्चों अब सिर्फ डिवीजन के अलावा कोई और रास्ता या ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को हम 7 पे डिवाइड कर लेंगे, इस पूरी रो को। तो ये देखो अब फ्रैक्शन बन गया, बहरहाल मजबूरी अब फ्रैक्शन को आगे यूज करना पड़ेगा। तो ये पूरी रो को 7 पे डिवाइड कर, जब कोई और ऑप्शन ना हो तो फिर हम उस रो को जो है जहां 1 बनाना होता है उस रो को जिस नंबर जहां पे 1 बनाना उस नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 1 बन गया। अब इस 1 के नीचे मुझे यहाँ डायगोनल पोजीशन पे 1 बनाना था ना, डायगोनल पोजीशन पे 1 बनाना होता है और 1 के नीचे क्या बनाना होता है, 0। दैट्स वाई अब यहाँ पे 0 बनाना है। तो क्या करेंगे हम, अब कहाँ पे 0 बनाना है, थर्ड रो में 0 बनाना है। तो R3 पहले लिखा, किस रो की मदद से बनाना है, सेकंड रो की मदद से बनाना है। तो सेकंड रो के साथ इस नंबर का एडिटिव इनवर्स ले लिया, -9 से मल्टीप्लाई किया सेकंड रो को। ये देख लो, सेकंड रो को -9 से मैंने मल्टीप्लाई किया और जिस रो में ऐड करना है वो नीचे लिखा, इनका सम लिया। ये जो सम बना है, इस सम को आपने उस थर्ड रो की जगह लिखना, यानी रिजल्टिंग वैल्यूज को थर्ड रो की जगह लिखना। जिस रो को हम पहले लिख रहे होते हैं बच्चों, उसी रो में चेंज आएगी, यानी रिजल्टिंग वैल्यूज उसी रो की जगह लिखते हैं, रिजल्टिंग वैल्यूज उसी रो की जगह लिखते हैं। अब यहाँ पे भी यही काम हुआ है। अब आखिरी बात, ये देखो डायगोनल एंट्रीज 1 बन गई और 1 के नीचे 0 बन गया। यहाँ पे अब नेक्स्ट डायगोनल पोजीशन, ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि डायगोनल पोजीशंस ये बन रही हैं। अगर बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो भी आप परेशान ना हो, ये बात सिर्फ मैं कह रहा हूँ एचेलॉन फॉर्म में। ज़्यादातर आपकी एक्सरसाइज में जिस तरह के क्वेश्चंस हैं डायगोनल पोजीशंस में, तब भी हम ये डायगोनल पोजीशंस बनती है और इधर हम 1 बनाया करते हैं। तो ये देखो ये डायगोनल पोजीशंस है, तो इधर हमने अब इसको 1 बनाना है। हमारा वही तरीका है कि जब आखिरी रो में हमने 1 बनाना हो तो जो भी लेट ये 19/7 की बजाय 7 होता तो इस रो पूरी को मैं 7 पे डिवाइड करता, जो भी यहाँ पे नंबर होता है उस रो को हम उस नंबर पे डिवाइड कर देते हैं जैसे यहाँ पे किया था। अब इस वक्त क्या है, 19/7 है, तो हम कोई मसला नहीं, इस रो पूरी को R3 को 19/7 पे डिवाइड ही करेंगे। बाज लोग ना यहाँ पे इसकी बजाय लिख रहे होते हैं R3 को हम 7/19 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं भाई, वो बच्चा परेशान हो जाता है कि ये क्या है, कभी आप डिवाइड करते हैं कभी आप मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, मैंने एक ही फॉर्म रखी हुई है कि जब भी 1 बनाना हो, मजबूरी यही है कि अब कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर आपने उस रो को उस नंबर पे डिवाइड ही करें, मल्टीप्लाई की तरह। 2 डिफरेंट वेज ना बताएं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं हमेशा यही चीज समझाया करूंगा कि ये देखो, इसको भी हमने डिवाइड किया R3 डिवाइडेड बाई दिस नंबर, तो बनती वो ये वही चीज है, 7/19 ऊपर बन जाती है। बहरहाल जो काम ये किया वही यहाँ कर लें। तो ये इस रो को भी फिर इस पूरी रो को 19/7 पे डिवाइड जब करेंगे तो -9 डिवाइडेड बाई 19/7, तो ये चीज बनेगी। कैलकुलेटर से देख लें, ये बच्चों एचेलॉन फॉर्म बन गई है। अब आप अगर हो सके तो क्वेश्चन 3 के अंदर लिखें गॉस एलिमिनेशन मेथड प्रोसीजर, यानी ये जो क्वेश्चन 3 है उसके प्रोसीजर क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, प्रोसीजर फॉर गॉस एलिमिनेशन। अगर बच्चों हो सके तो क्वेश्चन 3 के अंदर लिख लें प्रोसीजर फॉर गॉस एलिमिनेशन मेथड। मैंने अभी एलिमिनेशन मेथड पर भी आना के लिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड क्यों है, गॉस तो मैथमेटिशियन का नाम था, लेकिन इसका एलिमिनेशन मेथड नाम क्यों है। बहरहाल लिखें स्टेप 1 या पॉइंट 1, राइट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के ये स्पेलिंग्स, राइट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पॉइंट 1। नंबर 2, कन्वर्ट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म। जो भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसको उसकी एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तीसरा पॉइंट, अब पहले सुन लो, ये जो एचेलॉन फॉर्म बनी है, अब इससे हमने आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना है। तो पहले लिख लें ये पॉइंट,
Now make the system या form the system of equation from the echelon form. Form the system of equation from the echelon form. आखिरी point. By this system we find the solution by recursive method. Recursively या रिकर्सिव मेथड कह लें, बैकवर्ड जो सोल्यूशन होता है रिकर्सिवली या बैक सोल्यूशन मेथड, अभी बताऊंगा रिकर्सिवली से क्या मुराद है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। तो आए अब एचिलॉन फॉर्म से हम सिस्टम बनाते हैं। पहले अब बच्चों हम डॉट्स डालेंगे, वापस आकर पूरे सवाल में अब जाकर हम क्या है आखिरी कॉलम से पहले डॉट्स डालेंगे। बेहतर है डॉट्स बेटा ज़रूर डालें, क्योंकि ये हमने अलग करना होता है इस कांस्टेंट की वैल्यूज़ को, इसलिए बेहतर है कि अब आप डॉट्स डालें। डॉट्स बच्चों ज़रूर डालने हैं, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करके डॉट्स बेटा एंड पे डालने हैं। ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट की वैल्यू ने इनको इतना यानी ए है और ये कांस्टेंट है। बहरहाल अब गौर करें बच्चों, मैंने सिस्टम यहाँ से सिस्टम लिखना, लेकिन समझें ये कोफिशिएंट था एक्स का, ये कोफिशिएंट था वाई का और ये कोफिशिएंट था जेड का, और ये आगे इक्वल की चीज़ थी। यहाँ से इक्वेशन बनाए ना तो 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 2, ये चीज़ 2x + y + z इज इक्वल टू 5, ये चीज़। अब बच्चों अगर यहां से मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना चाहूं तो आपने क्या करना है, ये काम इधर नहीं करना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, लेकिन इधर आपने पेपर में लेड पेंसिल से यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ z लिखना है और यहाँ इक्वल डालना है। जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाने लगोगे तो जब एचिलॉन फॉर्म बना लोगे तो एक तो ये डॉट्स डालने और फिर ये x y z इक्वल टू। अब गौर करो इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, 1 × x, डायरेक्ट मैंने x ही लिख लिया, 1 भी साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1x - 3y + 0z इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन पहली बनी, यानी एचिलॉन फॉर्म से अब हम सिस्टम बना रहे हैं। अब ये देखो 0x, मैंने 0x नहीं लिखा, लेकिन मैं अब चलो आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 0x, x एलिमिनेट हो चुका है। ये जो हम 1 के नीचे 0 बना रहे होते हैं ना, बेसिकली एलिमिनेशन मेथड हो रहा है। x एलिमिनेट हो चुका है, ये देखो x एलिमिनेट हो चुका है। y 1y प्लस दिस 1/7 × z इज इक्वल टू 3, यानी सेकेंड रो से ये इक्वेशन बन रही है, सेकेंड रो से ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड रो से थर्ड इक्वेशन बनेगी। ईच रो रिप्रेजेंट एन इक्वेशन। 0x मैंने नहीं लिखा, 0y मैंने नहीं लिखा, तो थर्ड रो में से x भी एलिमिनेट हो चुका है, y भी एलिमिनेट हो चुका है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। यानी जैसे जैसे हम 1 के नीचे 0 बनाते जा रहे होते हैं तो बेसिकली उस रो से वो वेरिएबल एलिमिनेट होता जा रहा है। सेकंड रो से x एलिमिनेट हो गया, थर्ड रो से भी x एलिमिनेट हो गया। यूं समझें कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता तो ये जो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है इसमें सिर्फ y और z रह जाना था। फिर इनको आगे सॉल्व कर लिया तो थर्ड रो से थर्ड रो में ये 0 बन गया, इट मीन इसमें से x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया, पीछे सिर्फ z रह गया। ये शायद मेरी बात कुछ जहनों को हजम ना हो रही हो, लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़े से ब्रिलियंट माइंड के बच्चे होते हैं वो फौरन पिक कर चुके हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। जैसे जैसे हम 1 के नीचे 0 बनाते जा रहे हैं, जिस जिस रो में उस रो में वो जो वेरिएबल है एलिमिनेट होता जा रहा है। तो यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया, लेकिन z नहीं एलिमिनेट हुआ क्योंकि ये 1 अभी बाकी है। तो इट मीन 1 × z, यानी मैंने सिर्फ z लिख दिया इक्वल टू दिस। तो अब आप बच्चों सिर्फ थर्ड रो पर जरा फोकस करें। तो थर्ड रो में हमें z की वैल्यू मिल गई है। हमें करना क्या था, हमें सॉल्व करना था, और सॉल्व से मुराद x y z की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें अब रिकर्सिवली चलना है। क्या, z की इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे,
तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो यही आगे रिकर्सिवली मैंने अभी लिखवाया था, नो सॉल्व द सिस्टम रिकर्सिवली, यानी आपने थर्ड वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में से जो z की वैल्यू मिली, हमेशा यहाँ पे z की वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये 1 into z बनेगा, क्योंकि एचिलन फॉर्म में ये कोफिशिएंट 1 1 है, तो 1 into z हमेशा ये z की वैल्यू यहाँ पे ये जो भी नंबर होगा ये z की वैल्यू होगी। z की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करें तो आपको y मिलने लगा है। तो आए अब ये देखें यही काम हुआ है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इनको मैंने 1 2 3 नाम दे दिया। फर्स्ट को आप यहाँ पहले 1 2 3 नाम देते तो इधर आप ABC नाम दे देते। अब ये z की वैल्यू इसमें पुट की है, आगे बेटा ये देखें तो मुझे ये y की वैल्यू मिल गई है। अब गौर करें y और z की वैल्यूज को, y की वैल्यू को भी और z की वैल्यू को भी आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, यानी इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी आपने जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है तो आपको ऑटोमेटिकली x मिलेगा। मैंने बच्चों यहाँ पे ये z नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने 0z सिर्फ आपको समझाने के लिए, इत्तेफाक से यहाँ तो 0z बन रहा है ना, लेकिन फर्ज कर लो यहाँ पे 6 होता तो फिर z की वैल्यू जरूर यूटिलाइज होती। बहरहाल इसमें तो z है ही नहीं है, तो y की ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे x और y की ये वैल्यू पुट करें। मैंने ये लिख दिया है कि पुट वैल्यू ऑफ y एंड z, लेकिन मैंने फिर ये क्रॉस छोटा सा रखा हुआ है कि इधर इत्तेफाक से यहाँ z आया ही नहीं है 0 की वजह से, लेकिन कुछ क्वेश्चन में यहाँ z होएगा क्योंकि ये कोई ना कोई नंबर होगा, तो फिर z की ये वैल्यू जो है, यानी z की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में भी पुट होगी और थर्ड में भी कभी कभी पुट होगी। तो इसमें तो बहरहाल नहीं पुट हो रही, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर लें तो आपको x मिल गया। तो x, y और z मिल गए हैं। आप चेक करना चाहें x, y, z की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लें आपका सोल्यूशन सही है या गलत है, यानी आपसे कोई कहीं रास्ते में मिस्टेक तो नहीं होगी। तो मैंने ये बड़ी डिटेल में बताया, लेकिन अभी कुछ डिस्कशन बाकी है बच्चों, वेट करें। मैं ये सवाल रखता हूँ, मिटाता नहीं हूँ, और इस हिस्से में मैं वो डिस्कशन लिखकर मज़ीद इस पर थोड़ी सी डिस्कशन है, वो भी अच्छी डिस्कशन है, सुन लें तो बेहतर है। बच्चों ये जो मैं अभी डिस्कशन करने लगा हूँ ये भी बड़ी ज़रूरी है। ये डिस्कशन इस सवाल में तो ज़रूरत इसकी नहीं पड़ रही, लेकिन ये आगे ये डिस्कशन काम आएगी आपकी, लिहाजा इस डिस्कशन को इस क्वेश्चन में यूज़ कर लें, यानी इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में या अगले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में ये डिस्कशन यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। आए ये डिस्कशन क्या है इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप मैट्रिक्स को उसकी एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होंगे तो यहाँ पर आकर आपने पहले फ़ौरन इस मैट्रिक्स का, ये जो एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसका रैंक निकालोगे। इसके अंदर आपने क्या करना है, इस वक्त ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, पहले आपने देखना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी सिर्फ इतने मैट्रिक्स का रैंक देखें कितना है। रैंक होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की एचिलन फॉर्म में जाकर उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हैं, वो जो तादाद बनती है वो उस मैट्रिक्स का क्या है, रैंक है। ये 2.5 एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ। तो इसमें दो तरह के रैंक आपने निकालने हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, यानी आपने ये कांस्टेंट को छुपा लो, इतना देखो, ये ब्रैकेट डालने नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि है। तो ये देखो इसका रैंक 3 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल लेना है। फिलहाल फर्ज कर लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो ये 3 बन गए। एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स देखें, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ये सारा, तो इसका रैंक देखें, इसका रैंक भी 3 है, नॉन जीरो रोज की तादाद 3 है, इसका रैंक भी 3 है। आपने हमेशा मैट्रिक्स ए यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इतना, इसका रैंक देखना है, फिर फुल इस सारे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखना है। इस वक्त इस क्वेश्चन में दोनों का रैंक क्या है, 3 है। सुन लो बच्चों गौर से अब बातों को, ये बात हो रही है नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए। होमोजीनियस की डिस्कशन अलग थी, वो प्रीवियस लेक्चर मेरे में देख लें। मैं एंड पे जब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं करा लूंगा, 3 और 4 को,
फिर क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, इनमें मैं कंपैरिजन के तौर पर सारी डिस्कशन को समराइज करूंगा होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस के लिए। फिलहाल मैं नॉन होमोजीनियस के लिए ये डिस्कशन कर रहा हूँ। इन द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, यानी फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमने क्या करना है, रैंक ऑफ ए भी निकालना है, रैंक ऑफ ए बी भी निकालना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आगे ये 3 बातें जहन में रखनी है। पहली बात, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ये इक्वल हों, आपस में इक्वल हों, लेकिन ये लेकिन नहीं एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तादाद, यानी इस क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स वाई जी है 3 है, वो भी इक्वल हो, 3 चीजें इक्वल हो, रैंक ऑफ ए बी एंड नंबर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स को बुक वाले अननोन कह रहे हैं, मैंने वेरिएबल कहा है। ये तीनों इक्वल हो, जैसे इस क्वेश्चन में यहां पे आपने लिखना है हियर रैंक ऑफ ए इज 3, रैंक ऑफ ए बी इज 3 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल वो भी 3 है। जब ऐसा सीन आ जाए 3 इक्वल टू 3 तो आपने कहना है देन वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन बनेगा। सिंगल सोल्यूशन से मुराद ये एक वैल्यू आई है, एक्स की भी एक वैल्यू, वाई की भी एक वैल्यू, जेड की भी एक वैल्यू, यानी ये सिंगल सोल्यूशन है, यूनिक। मैं ऐसे ट्रिपलेट फॉर्म में लिख देता हूं, पहले एक्स की वैल्यू, फिर बच्चों वाई की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन है जब रैंक ऑफ ए बी एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीनों की तादाद सेम हो, यानी यूं हो 3 3 3, यूं याद रख लें 3 3 3 हो, तो फिर हम कहते हैं देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, देयर इज अ सिंगल सोल्यूशन। नंबर 2, नॉन होमोजीनियस सिस्टम में अगर ऐसा सीन आ जाए, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बट ये दोनों का रैंक तो बराबर हो, लेकिन इनकी तादाद वेरिएबल के इक्वल ना हो, या यूं कह ले लेस देन वेरिएबल। जैसे यूं होगा कभी कभी क्वेश्चन में कि रैंक ऑफ ए 2 होगा, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 होगा, ये दो तो इक्वल होंगे, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल वो 3 है, यानी ये फिर आपस में चीज इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल या लेस कह लें। यहाँ पे नॉट की बजाय कुछ राइटर लेस भी कह लेते हैं, तो नॉट कह लो या लेस कह लो, ये इस तरह से। तो फिर आप कहोगे देयर विल बी इन्फिनिट सोल्यूशन, देन इन दिस सीन वी हैव इन्फिनिट सोल्यूशन। ये ऐसा कब मुमकिन है, जब यहाँ पे बच्चों ये सारी रो जीरो हो जाए। ये सीन कब बनेगा, ऐसा ही सिचुएशन कब बनेगी, जब ये सारी रो जीरो हो जाए। फर्ज कर लो यहाँ पे भी जीरो हो जाए, यहाँ पे भी जीरो हो जाए, तो ये सारी रो जब जीरो होगी तो फिर ये सीन बनेगा क्या, आए देखें। रैंक ऑफ ए इतना, दिस इज 2, रैंक ऑफ ए बी, अब ये सारा आल्सो 2, बट वेरिएबल्स की तादाद कितनी है, 3, वेरिएबल एक्स वाई जी वो 3 है। सो देन हम कहेंगे ऐसा सीन हो जाए कब, ये सीन कब होगा, जब लास्ट रो सारी जीरो हो जाए। बल्कि आप इधर लिखना चाहें, यानी दिस सिचुएशन पॉसिबल ओनली व्हेन लास्ट रो, थर्ड रो सारी की सारी जीरो हो जाए, तो फिर ये सीन आप बनेगा। यानी ऐसा सीन देखें ना, रैंक ऑफ ए, ये पूरी रो जीरो है, रैंक ऑफ ए नॉन जीरो रोज की तादाद 2। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखें, ये वाला आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका रैंक देखें तब भी लास्ट रो पूरी जीरो है, रैंक इज 2, बट वेरिएबल की तादाद कितनी है, 3, यानी ये चीज लेस देन 3 है, वेरिएबल नॉट इक्वल या लेस देन 3, ऐसे भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, एक ही बात है। तो देन वी से दैट सिस्टम हैविंग इनफिनिट सोल्यूशन। ये आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें ये सीन बनेगा। तो पहले ये फिर देखें कि इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में,
या सिस्टम एक सोल्यूशन रखता होगा, या सिस्टम, मैं तीसरे नोट पर जाने से पहले बात करूं, या सिस्टम एक सोल्यूशन रखता होगा या सिस्टम इन्फिनिट सोल्यूशन रखता होगा। कब? जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी बराबर होंगे। इफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो सिस्टम सोल्यूशन जरूर रखता होगा। जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल होंगे, या दोनों का रैंक 3-3 होगा या दोनों का रैंक 2-2 होगा, तो सिस्टम सोल्यूशन जरूर रखता होगा। अच्छा, अगर दोनों का रैंक 3-3 होगा तो सिस्टम सिंगल सोल्यूशन रखता होगा, और अगर दोनों का रैंक यूं पूरी रो 0 हो जाएगी तो दो रैंक 2-2 होगा, सिस्टम इन्फिनिट सोल्यूशन रखता होगा। यानी जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल हैं तो सिस्टम सोल्यूशन जरूर रखता है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। क्या? जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल है तो सिस्टम जरूर सोल्यूशन रखता है, या फिर वो सोल्यूशन एक होगा या क्या होंगे, इन्फिनिट होंगे। एक सोल्यूशन कब होगा? जब रैंक भी 3, ए का रैंक भी 3, ए बी का रैंक भी 3 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3। आपकी बुक में 3x3 की बात हो रही है, वैसे हर क्लासेस में ये फिर 4x4 या उससे भी आगे की बातें होती हैं। फिलहाल मैं आपकी बुक को सामने रखते हुए डिस्कशन कर रहा हूं। जब ऐसा सीन होगा तो वन सोल्यूशन, जब ऐसा सीन होगा तो इन्फिनिट सोल्यूशन, ये वाली बात। अब सोल्यूशन कब सिस्टम नहीं रखता होगा, वो ये वाली बात, अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी बराबर नहीं होगा, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी इक्वल नहीं होगा, उस वक्त हम वेरिएबल की बात ही नहीं करेंगे। तीसरी बात, अननोन्स की तरफ जाएंगी नहीं। जस्ट ये, अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं होगा, देन वी से सिस्टम हैव नो सोल्यूशन। ऐसा सीन कब बनेगा बच्चों? ऐसा सीन तब बनेगा, फर्ज कर लो मैं वापस वही मैट्रिक्स लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था। ऐसा सीन तब बनेगा, ये तीसरी बात करूं, जब ये डायगोनल पोजीशन 0 हो जाएगी। ये यहां नहीं 0, सिर्फ ये चीज डायगोनल पोजीशन 0 हो, लेकिन ये नंबर 0 ना बने, यानी ऐसा सीन होगा तो ये बात होएगी। क्या? आप देख लो, रैंक ऑफ ए दैट इज 2, इस वक्त देखे ना इतनी चीज को, रैंक ऑफ ए दैट इज 2 एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज 3, यानी ये यूं ऐसा सीन होएगा, रैंक ऑफ ए इज 2 बट एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज 3, ये दो इक्वल नहीं है, हेंस वी से सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। और ऐसा सीन होने पर ये लास्ट इक्वेशन जरा देखें, लास्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, 0x प्लस 0y और ये 0z प्लस 0z इज इक्वल टू ये, अगर ऐसा सीन होता। अब ये लेफ्ट साइड पे देखें तो ये टोटल चीज 0 बन गई है, राइट साइड फर्ज कर लो ये कोई भी नंबर है, इस वक्त ये 19 -63/19, ये तो सेंटेंस रॉन्ग है मैथ के लिहाज से। इसके आगे तो हम लिखेंगे नॉट ट्रू या फॉल्स, नॉट ट्रू कह लो या फॉल्स। सो देन वी से दैट ये रॉन्ग सेंटेंस है, देन सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। जब ऐसा सीन हो तो पूरी रो 0 हो जाए तो ये सीन, और जब यहां पे कोई नंबर हो तो फिर ये सीन, इधर जो मर्जी चीज हो, 0 हो कुछ भी हो, यहां 1 हो, ये इस तरह से, तो ये सीन, पूरी रो 0 हो जाए ये सीन, और ऐसा हो जाए कि ये 0 हो जाए बट यहां पे कोई भी नंबर हो, वट एवर इज द नंबर, तो फिर ये सीन होएगा। बट ये बातें ज़रूरी हैं, ये आपने याद रखनी है। तो इन दो सीनों में, इन दो सिनेरियो में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, यानी सोल्यूशन नहीं रखता। तो अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे, आप साथ साथ इंशाल्लाह देखिएगा, ये सीन बनेगा और मैं फिर इन्हीं बातों को, तो ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं, इनसे रिलेटेड बच्चों MCQ बनकर आ सकता है। यानी ऐसा सीन हो
क्वेश्चन बनकर, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, देन ए ऑप्शन सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन, बी ऑप्शन system having unique solution, C option system having infinite solution, D option none of these। तो फिर आप कहोगे system having unique solution। ऐसा सीन आ जाए rank of A is equal to rank of AB but not equal to, इस तरह का सीन आ जाए तो फिर आप क्या कहोगे system having infinite solution and rank of A is not equal to rank of AB, system having नो सोल्यूशन। तो जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी सेम होएगा तो तब सोल्यूशन होगा। हाँ, सोल्यूशन एक भी हो सकता है, सोल्यूशन इन्फिनिट भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों सूरतों में रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी जो है वो होगा सेम। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, देन वी से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। And if rank of A is not equal to rank of AB, then we say that system is inconsistent। कभी कभी मैं सिर्फ B बोल बैठता हूँ, वो होता है AB। Rank of A is equal to rank of AB, system is consistent, and rank of A is not equal to rank of AB, system is inconsistent। हाँ, consistent के वक्त एक solution भी हो सकता है, infinite solution भी हो सकता है। बच्चों इसी पार्ट 1 को एक दूसरे मेथड से भी मैंने किया है, यानी ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है इस पर कोई और रो ऑपरेशन लगाकर ये वाली हमने एचिलॉन फॉर्म बनाई है। पहले जो एचिलॉन फॉर्म बनी थी ये वाली, ये और रो ऑपरेशन से बनी थी, जबकि ये वाली जो एचिलॉन फॉर्म बनेगी ये इन रो ऑपरेशन से बनेगी। बट एचिलॉन फॉर्म बेशक मुख्तलिफ हों, अल्टीमेटली जो सोल्यूशन आएगा एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आएंगी वो सेम होंगी। रो ऑपरेशन डिफरेंट होंगे तो उस लिहाज से एचिलॉन फॉर्म भी डिफरेंट होंगी, लेकिन अल्टीमेटली सोल्यूशन सेम आएगा। आए देखें ये कौन से ऑपरेशन हैं। यहाँ हम अब डायरेक्ट इस फर्स्ट रो को 2 पे डिवाइड करके 1 बना रहे हैं। R1 डिवाइडेड बाई 2 ये चीज़ बन गई। अब इस रो के नीचे यहाँ भी 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है। जिस रो में 0 बनाना हो वो रो पहले लिखनी है, यानी जहाँ 0 बनाना हो वो रो पहले लिखनी है, और जिस रो की मदद से बनानी है ये इधर ब्रैकेट में लिखनी है। साथ हमेशा ब्रैकेट में इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स लेना है। ये 2 है तो ये -2। सिमिलरली R3 प्लस -3R1 ये बनाकर ये ऑपरेशन लगाएं और इस लिहाज से ये रिजल्ट्स बने। इन रिजल्ट्स को बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, इस रो पूरी को -2 पे डिवाइड करूँगा, ये 1 बन गया। इस 1 के नीचे 0 बनाना है तो R3 प्लस 13/2 R2 और ये ऑपरेशन बना, ये रिजल्ट बन रहा है। इसके लिहाज से ये देख लें। अब यहाँ पे 1 बनाना है, इस पूरी रो को 19/4 पे डिवाइड किया तो ये 1 बन गया। अब इस लिहाज से इस एचिलॉन फॉर्म के लिहाज से ये सिस्टम बन रहा है, जबकि इस एचिलॉन फॉर्म के लिहाज से और सिस्टम बन रहा था। रिकर्सिवली इनको सॉल्व करेंगे हम उसी तरह से, तो इसमें जो सोल्यूशन आएगा ये एग्जैक्टली वही सोल्यूशन है जो अभी हमने निकाला था, यानी सोल्यूशन सेम आएगा। ऑपरेशंस चेंज करने से, यानी इक्वेशंस को ऊपर नीचे रिप्लेस करने से या इक्वेशंस को इधर रखने से, रो को ऊपर नीचे रिप्लेस करने से या रोज को इधर रखने से सोल्यूशन पर असर या फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एचिलॉन फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो सकती है। एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए 3 रो ऑपरेशंस हैं, ये मैंने 2.5 एक्सरसाइज में बताए हैं। एचिलॉन फॉर्म में क्या है, हम किसी रो को किसी नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई सी 2 रोज को हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड से सोल्यूशन वही आया है, फर्स्ट मेथड से भी सोल्यूशन वही आया था। सिर्फ फ़र्क क्या है, एचिलॉन फॉर्म डिफरेंट हो रही है। स्टूडेंट्स, एचिलॉन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म हर मैट्रिक्स की सेम रिजल्ट्स आया करेंगे। ये अभी इंशाल्लाह आगे जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा तो उसमें ये चीज़ जो है और वाजे क्लियर हो जाएगी। तो आए इसी क्वेश्चन के अब हम बाकी पार्ट्स करते हैं। मैंने पहले पार्ट को काफ़ी डिटेल से करा दिया, अब बाकी पार्ट्स में जो है आपको जो है
इन शॉर्ट में चलता जाऊंगा। यहाँ पे आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप लिखें या ना लिखें, लिख लें तो बेहतर है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो भी 3 है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी वो भी 3 है, एंड नंबर ऑफ अननोन जो है वेरिएबल्स वो भी 3 है। सो देयर विल बी यूनिक सोल्यूशन। लिख लें तो बेहतर है, उसके बाद ये चीज़ लिखेंगे ताकि पहले ही आपको आइडिया हो जाए कि सिंगल सोल्यूशन आना है और ये वो सोल्यूशन है। पार्ट 2 है, इसमें बच्चों हमें ये सिस्टम दिया गया है। पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। अब हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं। आप एक तो ये भी तरीका अपना सकते हैं कि सेकंड रो को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पे 1 बन जाएगा, फिर फर्स्ट रो और थर्ड रो को एक्सचेंज कर लें। या ये भी एक तरीका जो मैंने इधर किया है, सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया, डायरेक्ट यहाँ पे U1 मैंने बनाया, सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड किया, तो R1 में चेंज आएगी। जो रो पहले लिखी जाती है उसी रो में चेंज आएगी, यानी ये जो रिजल्ट है ये हम फर्स्ट रो की जगह यूज़ करेंगे। ये देखें, ये वाला काम मैंने इधर किया, सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया, ये रिजल्ट जो है ये फर्स्ट रो की जगह लिख लिए। अब यहाँ 1 के नीचे इधर भी 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है, तो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है, और फिर इसी फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करना है। ये आप देख लें, ये काम आपने यहाँ पे कर लेना रफ वर्क, और फिर इधर लिख लेना। बच्चों, जब भी इस तरह से 2 रो सेम हो या कम से कम उनकी इस तरह से मैक्सिमम एंट्री सेम हो, जैसे ये मुकम्मल तो ये यहाँ पे इक्वल 2 रो सेम नहीं है, यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, तो फिर तो ये 2 रोज टोटली तौर पर सेम होती। लेकिन मैक्सिमम जब 2 रोज के अंदर एंट्रीज इक्वल हो तो आप पहले लोअर रो को 0 बना लो या उसको सब्ट्रैक्ट करके मैक्सिमम जीरोज नीचे ले आओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है सेकंड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ और यहाँ देखें ना तो ये 0 बन जाएगा, वरना आप फर्स्ट सेकंड रो को 14 पर डिवाइड करके भी बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये देखो R3 में से R2 माइनस कर लिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये देखें आप जल्दी जो है ना अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, सेकंड रो को 14 पे डिवाइड किया, अब यहाँ पे 1 बनाना है तो थर्ड रो को -2 पे डिवाइड किया। बच्चों, मैंने पहले भी बताया, अगर बाई चांस डायगोनल एंट्री 0 हो जाए तो आपने नेक्स्ट जो लीडिंग एंट्री होगी उसको 1 बनाना है। अगर आप एचेलॉन फॉर्म बनाते वक्त डायगोनल एंट्री 0 हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, वहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो भी एंट्री होगी उसको लीडिंग एंट्री कंसिडर करते हुए उसको 1 बनाना। ज़्यादातर तो मैंने यही कहा था कि डायगोनल पोजीशंस पर 1 बनेगा, लेकिन अगर इस जैसा ये एक आधी पार्ट है, अगर कहीं पे डायगोनल पोजीशन 0 बन जाए, डायगोनल पोजीशन पर 0 आ जाए तो नेक्स्ट एंट्री को 1 बना लेना। तो अब इस रो को मैंने 1 बनाया -2 पे डिवाइड करके। तो ये अब हमारे पास सिचुएशन बन गई है। क्या, गौर करें, ये रैंक ऑफ ए जो है ये बन गया हमारे पास 2, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो है वो बन गया 3। सो यहाँ पे हम कहेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। कभी आपने सोचा कि यहाँ पे हम क्यों कह रहे होते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट? बेसिकली आप यहाँ से इक्वेशन बनाएं, मैं ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ। लास्ट रो से इक्वेशन बनाएं, 0x, पहले भी मैंने बताया 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 1। तो ये देखें 0 इज इक्वल टू 1, ये रॉन्ग सेंटेंस है, दिस इज नॉट ट्रू। मैथ के लिहाज से ये रॉन्ग सेंटेंस है। सो हम कहते हैं, इस वजह से हम कहते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पूरी की पूरी रो 0 हो जाती, पूरी की पूरी रो 0 हो जाएगी तो फिर ये सीन बच्चों बनेगा। पूरी की पूरी रो, फर्ज कर लो ये पूरी रो 0 हो जाती तो फिर ये सीन बनना, रैंक ऑफ ए वो 2, रैंक ऑफ ए बी वो भी 2, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो 3 होंगे, तो फिर इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। उसमें बच्चों ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 71 पेज पर है, इन्फिनिट सोल्यूशन वाला सीन है वो, उसमें ये वाला काम हो रहा है। आप एग्जाम्पल देखें ना पेज 71 पर। तो नोट के तौर पर इन शॉर्ट आप ये बात लिख लें,
जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पार्ट 1 के साथ डिस्कशन की थी ना, उधर जो है ना, इन शॉर्ट आप ये चीज़ लिख लें, ये वाली बात, कि जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी सेम होएगा तो आइदर वन सोल्यूशन होगा या इनफिनिट सोल्यूशन होंगे। वन सोल्यूशन कैसे होगा, जैसे कि अभी मैंने पार्ट 1 में बताया, ये सीन होगा। इनफिनिट सोल्यूशन कब होंगे, जब ये सीन होगा एग्जाम्पल 71 पे, और नो सोल्यूशन कब होगा, जब ये वाला सीन होगा जो अभी यहाँ पे किया है ये। ऐसे अगर होगा तो नो सोल्यूशन, अगर पूरी रो जीरो हो जाएगी तो इनफिनिट सोल्यूशन, वो एग्जाम्पल 71 पेज पर है। और अगर ये वाला सीन होगा, अभी पार्ट 1 किया है, तो फिर यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये वाला नोट लिख लें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इस बात का इन क्वेश्चन में तो फिर भी आप कहें कि इतना ख़ास अमल दखल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 8 और 9 जब इस एक्सरसाइज का हम करेंगे तो उन दो क्वेश्चन में इन 3 बातों का बड़ा अमल दखल है, क्वेश्चन 8 और 9। पार्ट 3 है 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इसमें बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल मिसिंग है, सेकंड में x वेरिएबल मिसिंग है, थर्ड में z वेरिएबल मिसिंग है। तो ऐसे जब सिस्टम दिया जाए 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस का, और उसमें जो भी वेरिएबल किसी इक्वेशन में मिसिंग होगा तो उस वेरिएबल को लिखकर उसका कोफिशिएंट 0 लिखना, यानी वो वेरिएबल रिप्रेजेंट ज़रूर करना, उसमें अपीयर ज़रूर करना, ताकि आगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे y मिसिंग है तो 0y लिखा, इसमें x मिसिंग है तो 0x लिखा, उसका कोफिशिएंट x का 0 बना लें, और यहाँ पे z नहीं है तो 0z लिखें। तरतीब वही x y z की, जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा उसका कोफिशिएंट 0 लिखकर इक्वेशन के अंदर शो ज़रूर कर लें, बेहतर यही। आगे इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बन गया। अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है स्टूडेंट्स। तो अगर ऐसा सीन हो कि उसमें नीचे किसी भी रो में यहाँ शुरू में 1 बना हो, तो आपने फर्स्ट और उस रो को जिसमें नीचे 1 पड़ा एक्सचेंज कर लेना। तो ये R1 और R3 को मैंने एक्सचेंज कर लिया। बाज़ राइटर इसकी बजाय यूं भी लिखते हैं, आपकी बुक में भी ऐसे लिखा होगा, तो बेहतर है आप जब भी 2 रोज को एक्सचेंज करें तो उनके साथ ये वाला जो है ना एरो, डबल एरो के साथ शो कर लें। नोटेशन बेहतर यही है, चेंजिंग ऑफ टू रोज के लिहाज से, चेंजिंग ऑफ 2 रोज के लिहाज से ये वाली सिंबल बेहतर है। अब इस 1 के नीचे 0 बनाना है। यहाँ आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में जहाँ 0 बनाना होता है वो रो पहले लिखनी है। लेफ्ट पे आपने साथ ये रो इक्विवेलेंट की सिंबल बनाएंगे। इधर मैं ये हमेशा साइड पर वो स्टेप लिखा करता था। इस क्वेश्चन में मैंने ये जो फॉर्म बनी है -2 से मल्टीप्लाई करके इस रो के साथ ऐड किया, वो स्टेप यहाँ पे नहीं किया, आप खुद कर लेना। ये 0 बन गया। अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो इस सेकंड रो को 2 से डिवाइड करके 1 बना लिया। ये क्वेश्चन जो है ना पार्ट 3 एंड पार्ट 1 और पार्ट 4 बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, सेम लाइन में, यानी उनमें जो है यूनिक सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन बन रहा है। तो ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म बन गई है, आप इसमें देख लें। यहाँ पे आके बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में ये जो हम बात लिखते हैं ना रैंक वाली, ये ना भी लिखें तो मेरे ख्याल में तो टीचर को नंबर नहीं काटने चाहिए क्वेश्चन 3 और 4 में, लेकिन इनका पता होना चाहिए बच्चे को। ये लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन्हीं 2-3 बातों का जो अभी मैंने नोट के तौर पे भी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ लिखवाई हैं, इन 2-3 बातों का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। क्वेश्चन 8 और 9 में ये जो है ना, इन बातों के बगैर यूँ समझें कि वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसलिए इन चीज़ों का, ये जो मैंने अभी नोट की फॉर्म में रैंक ऑफ ए बी एंड नंबर ऑफ वेरिएबल वाले 3 जो बातें हैं वो आनी चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। और बल्कि लिख लिया करें ना, यहाँ पर आकर जब एचिलॉन फॉर्म बनती है तो आगे ये इस तरह का सिनेरियो या इस तरह की सिचुएशन लिख लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखें यहाँ पे रैंक ऑफ ए जो है, इतने मैट्रिक्स को ए कहते हैं। यहाँ रैंक ऑफ ए जो है वो 3 बन रहे हैं, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये सारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चल रहा था, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 3 है, जबकि वेरिएबल्स की तादाद भी 3 है। सो 3 = 3 = 3। जब बच्चों ऐसा सिनेरियो बने
तो यूनिक सोल्यूशन होगा। ऐसा सीन बने तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और ऐसा सीन बने यानी इसमें जो है ये वेरिएबल्स की तादाद 3 होगी, यानी पूरी रो जब 0 हो जाए, सारी की सारी रो 0 हो जाए, तो फिर रैंक ऑफ ए 2 होगा, रैंक ऑफ ए बी 2 होगा, ऐसे सारी रो 0 हो जाए तो रैंक ऑफ ए बी 2, रैंक ऑफ ए बी 2 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल 3 होंगे, तो फिर इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। और उसकी मैंने बताया कि एग्जाम्पल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, 71 पेज पर एग्जाम्पल है। और जब ऐसा सीन आ जाए कि डायगोनल एंट्री 0 हो जाए और यहाँ पे कोई नंबर हो, कुछ भी हो, 1 हो, जो भी हो, एचिलन फॉर्म में, तो फिर 1 नहीं होगा, इस तरह का सीन आ जाए तो फिर नो सोल्यूशन की स्टोरी होगी। और जब ऐसा सीन आ जाए तो फिर इन्फिनिट सोल्यूशन, ये वाली इन्फिनिट सोल्यूशन की स्टोरी है। और जब ऐसा सीन आ जाए इसमें ये डायगोनल एंट्री 0 हो और ये वाला नंबर 1 हो, एचिलन फॉर्म में तो 1 नहीं होता है, तो फिर नो सोल्यूशन का सीन होगा। तो ये वैसे चीज़ें याद होनी चाहिए, इसलिए कि ये आगे काम होंगी। बहरहाल यहाँ पे जो ये सीन बन रहा था, इस वक्त जो क्वेश्चन में स्टोरी बन रही थी वो ये है। तो आपके साथ जो है ये रैंक ऑफ ए, ये वाली चीज़ बन रही है, रैंक ऑफ ए बी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये सारे इक्वल हैं। सिंगल सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, साथ बेशक लिखना हो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और फिर आगे ये सिस्टम बन गया, सिस्टम बनाकर ये बैक सोल्यूशन मेथड से z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y मिल जाएगा। इत्तेफाक से इसमें भी फिर ये 0 बन गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ z का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 0 होगा, z के 0 के अलावा भी कोई कोफिशिएंट हो सकता है। तो ये फिर y की वैल्यू इसमें पुट कर लें, और z अगर पुट करना पड़े तो वो भी पुट करके आपने x निकाल लिया। ये x है, ये y है और ये z है, हमेशा यहाँ से z बनेगा। x y z को ऐसे ट्रिपलेट फॉर्म में लिख लें, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। इस सोल्यूशन को कहते हैं दिस इज यूनिक सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन है। ये जुमला ना भी लिखें, ऐसे इस फॉर्म में ना लिखें तो भी ठीक है। सो इट इज सोल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट 3। अब पार्ट 4 बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर है। बच्चों मैं माजरत खाऊं, ये पार्ट 2 में भी मैं डॉट्स डालने भूल गया, यानी जब आपको क्वेश्चन कंप्लीटली यूं कर लेंगे ना, एचिलन फॉर्म तक जब आप पहुंच जाएंगे तो बेहतर है फिर वापस आकर आपने यूं डॉटेड फॉर्म में इस बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो कांस्टेंट होते हैं, कोशिश करनी है इसको अलग से जो है ना, ये कांस्टेंट वाली टर्म्स को अलग शो करने के लिए ऐसे डॉट्स बना लेने हैं। पेपर में भी आपने लेड पेंसिल से या ब्लू मार्कर से ये डॉट शो कर लेने हैं, ताकि ये कांस्टेंट जो है ये सेग्रीगेशन इनकी रहे। दैट्स वाई आपने ये बेहतर है ये डॉट्स बनाने हैं। पार्ट 2 में मैं डालने भूल गया, तो हर पार्ट में आपने ये एंड पे जब आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे तो डॉट्स ज़रूर डाल लिया करें। पार्ट 4 ये सिस्टम है हमें दिया गया है, इससे हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद इसको आगे हमने एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये मैंने इस पे रो ऑपरेशन लगाकर इसको एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जो यहाँ पे अलग से हम रफ स्टेप करके ना, रफ वर्क करके हम उसको फॉर्म, वो जो रिजल्टेंट रोज बनाते हैं वो आप खुद यहाँ पे खुद कर लेना साइड पर। तो ये हमारे पास एचिलन फॉर्म बन गई है। आपने फिर एचिलन फॉर्म बनाने के बाद ये डॉटेड फॉर्म में जो है आखिरी कॉलम की सेग्रीगेशन ज़रूर कर लेनी है कांस्टेंट की। पहले आप एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ये काम करना। आगे फिर ये वही स्टोरी मैंने लिखी है, इधर आप चाहें तो लिख सकते हैं 3 = 3 = 3। जब ऐसा सीन आ जाए तो यूनिक सोल्यूशन होता है, इधर आप लिख लेना यूनिक सोल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये डिटेल में मैं इतना नहीं गया हूँ चौथे पार्ट में। आगे ये जो सिस्टम बन गया हमारे पास, अब ये z की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, और y और z की दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पे देखें ना, आप 0 नहीं बना इसमें, तो y और z की ये वैल्यू, z का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 नहीं बना, तो y और z की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये x y z की जो वैल्यूज़ आई हैं ये आपका क्या है, सोल्यूशन। क्वेश्चन 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस-जॉर्डन मेथड। स्टूडेंट्स, गॉस एक मैथमेटिशियन का नाम था और जॉर्डन कोई दूसरा मैथमेटिशियन था।
ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर काम किया जब उन्होंने मिलकर चूंकि इकट्ठे काम किया और उन्होंने फिर इसका मेथड का नाम जो है दोनों ने अपना नाम से एसोसिएट किया, तो गॉस जॉर्डन मेथड नाम दिया। इस मेथड में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेकर उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में, और फिर वहां से सोल्यूशन निकालना है। तो ये मैं बात लिखवा भी देता हूँ, पहले आए इसको आगे हम सॉल्व कर लें। हमने क्या करना है, उसी तरह से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है और अब इसको रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म क्या है, मैं ये ऑलरेडी 2.5 एक्सरसाइज के अंदर बता चुका हूं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एचिलॉन फॉर्म में हम डायगोनल पोजीशंस में 1 बनाते हैं और 1 के नीचे 0 बनाते हैं, जबकि रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में क्या करते हैं, डायगोनल पोजीशंस पर 1 बनाना है और उन 1 के नीचे भी 0 और ऊपर भी 0 बनाना है। डायगोनल पोजीशंस पर 1 हो, 1 के नीचे भी 0 और 1 के ऊपर भी 0 बनाना है। बेसिकली रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में ये हम काम करते हैं। तो बाकी सारी वही चीज, सिर्फ नई बात ये है कि जहां भी डायगोनल पोजीशन पर 1 बनेगा हम 1 के ऊपर और 1 के नीचे क्या बनाएंगे, 0। बाकी सारे वही काम। तो यहां हमने 1 लाना है, तो कई तरीकों से यहां 1 लाया जा सकता है। फिलहाल मैंने ये किया है कि इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये काम देख लें। R2 में से R1 यहाँ ये 1 बनेगा, ये वाला काम हुआ, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया ताकि सीधा सीधा इधर 0 बने। जब उसका ये नंबर डायरेक्ट मल्टीपल हो तो यहाँ डायरेक्ट 0 इस तरह से बना लो। ज़्यादा फ्रैक्शन में जाएंगे तो मुश्किल बनेगी। मैंने ये वाला मेथड फॉलो किया, ये ज़रा इजी मेथड है। तो अब इन दो रोज को आपस में एक्सचेंज कर लिया मैंने। अगला काम यही किया, ये 1 बन गया। इस 1 के नीचे 0 बनाना है तो क्या करेंगे, इस रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, यही काम किया। ये देख लो, जो भी ऑपरेशन है साइड पर मैंने 1-2 तो कर दिए हैं, जो भी ये स्टेप्स बनते हैं साइड पर कर दिए, बाकी कुछ जगह नहीं थी, आप खुद कर लें। अब यहाँ पे बच्चों 1 बनाना है तो ये रो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 1 बन गया। अब यहाँ पे इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी 0 बनाना है, ये नई बात है। यानी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में इस 1 के ऊपर यहाँ भी 0 बनाना है, इट मीन हमने R1 के में भी 0 बनाना है और यहाँ पे भी 0 बनाना है, जबकि एचिलॉन फॉर्म में सिर्फ हम यहाँ पे 0 बनाते थे। तो इस लिहाज से यहाँ अगर 0 बनाना है तो R1 + 3R2, और यहाँ 0 बनाना है इस 1 के नीचे तो R3 + -4R2। ये वाला 2 काम जो हैं ये साइड पर आप करके ये देखें, ये चीज़ बन गई। अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, इस पूरी रो को 21 पे डिवाइड कर दिया और इस 1 के ऊपर यहाँ भी 0 बनाना और यहाँ भी। जब भी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में डायगोनल पोजीशन पर 1 बने तो 1 के ऊपर, फिर यहाँ पे 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और इस 1 के ऊपर भी 0 और 1 के नीचे भी 0। तो अब क्या करेंगे, इस रो को 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, फिर 14 से मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड करें, यही काम किया है। ये देख लो, यहाँ पे ये मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ, R2 + 6R3 एंड ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें R1 + 14R3। ये बेटा इस पे काम हुआ है, तो ये चीज़ बन गई है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। जब भी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनेगी तो अब आप बच्चों वापस आके यूं डॉट्स डाल दें, क्योंकि ये जो हमने लास्ट कॉलम है इसको अलग से शो करना है। अगर डॉट्स डालना भूल जाएं पेपर में तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप डॉट्स डाल लें आखिर में जाकर। मेरी यही आदत है कि पहले मैं सवाल को कंप्लीट सॉल्व करके फिर डॉट्स डालता हूँ। ये वाली हमारी जो है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बन गई। अब इससे बच्चों सिस्टम लिखना है। ये x1 या x कह लो, ये x का कोफिशिएंट है 1 × x, साथ इक्वल टू दिस 1 × y इक्वल टू दिस 1 × z इक्वल टू दिस। बट यहाँ पे x y z नहीं है, यहाँ पे x1 x2 x3 है। तो x1 इज इक्वल टू दिस, x2 इज इक्वल टू दिस, x3 इज इक्वल टू दिस। यानी बेसिकली ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट और ये z का। तो इसमें तो x1 + 0 x2 + 0 x3 इज इक्वल टू दिस, तो डायरेक्ट x1 की वैल्यू मिल गई। और इसमें 0x
+1y+0z, लेकिन x की बजाय x1 और y की बजाय x2 और z की बजाय x3 यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो ये x2 इज इक्वल टू दिस वन, 0x + 0y + 1z इज इक्वल टू दिस, लेकिन z की बजाय यहाँ पे हम x3 की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास इधर ये डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है। इसमें बैक सोल्यूशन जैसे एचिलॉन फॉर्म में हम बैक सोल्यूशन करते थे, यानी हमें जो z की वैल्यू मिलती थी वो सेकंड इक्वेशन में पुट करते थे तो y मिल जाता था, z और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते थे तो हमें x मिल जाता था। इधर वो काम नहीं होना, इधर डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो यूं दे सकता है कि गॉस जॉर्डन मेथड से करें। तो गॉस जॉर्डन में दो लफ्ज हैं, गॉस जॉर्डन में दो लफ्ज हैं, जबकि गॉस में एक लफ्ज है। ये देखो ना, एक साइंटिस्ट है तो एचिलॉन फॉर्म, इसमें भी एक लफ्ज है। गॉस जॉर्डन में दो लफ्ज हैं, रिड्यूस एचिलॉन में भी दो लफ्ज हैं, एचिलॉन एंड रिड्यूस। तो गॉस में सिर्फ एचिलॉन फॉर्म है, गॉस जॉर्डन में एचिलॉन के साथ ये जॉर्डन लफ्ज की वजह से साथ रिड्यूस बन गया। तो ऐसे याद रख लें, जिसमें एक साइंटिस्ट है उसमें सिर्फ एचिलॉन फॉर्म, जिसमें दो साइंटिस्ट हैं उसमें रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, यानी दो लफ्ज आ गए, रिड्यूस भी और एचिलॉन फॉर्म भी। तो क्वेश्चन 3 को जस्ट एचिलॉन फॉर्म में करना है गॉस मेथड से, जबकि क्वेश्चन 4 को हमने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म यानी गॉस जॉर्डन मेथड से करना है। तो बाकी 3 पार्ट्स में कर तो देता हूँ, बट उसमें मैं डायरेक्ट इन शॉर्ट सिंपल शॉर्टली बोलता जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है। दैट्स वाई मैं सिर्फ शॉर्ट बोलूंगा और एंड पे सोल्यूशन पर आऊंगा। मेथड सब में यही है। एंड पे मैं कंपैरिजन भी बता दूंगा क्वेश्चन 1, 3 एंड 4 के अंदर। बच्चों, ये जो पार्ट 2 है, इसको अगर बुक में देखा जाए प्लस के लिहाज से, +7 के लिहाज से करें तो फिर इसके इन्फिनिट आंसर्स आएंगे, लेकिन जो पीछे आंसर है वो यहाँ पे -7 अगर कर लिया जाए ना, +7x3 की बजाय -7x3 कर लिया जाए, तो जो बुक में आंसर है पीछे फिर वो है। तो मैंने दोनों तरह से करा देता हूँ। तो मैंने दोनों तरह से कर दिया है, -7 के लिहाज से भी कर दिया और +7 के लिहाज से भी कर दिया। पहले देख लें जो मौजूदा साइन है बुक में, क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट में साइन है वो प्लस के लिहाज से मैंने किया है। ये देख लें, ये एचिलॉन फॉर्म में, ये देख लें मैंने ये इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसमें ये जब 2 रोज सेम हो जाएं, कम से कम ये 2 एलिमेंट सेम हो जाएं या सारी की सारी 2 रोज इक्वल हो जाएं, तो पहले भी मैंने ये अपने लेक्चर में बताया कि फिर पहले इनको सब्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ पे 1 बनाओ, तो वो पूरी रो 0 हो जाएगी। यहाँ पे अब 1 बनाने के लिए R2 / 11 की है। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको ये सारी यही कैलकुलेशन निकलेगी। अब इस 1 के ऊपर और नीचे 0 बनाना, नीचे तो ऑलरेडी 0 बना पड़ा है, ऊपर 0 बनाने के लिए इस रो को 3/2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया। यहाँ पे ये ऑपरेशन बनेगा R1 + 3/2 R2। इस पूरी रो को 3/2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया तो ये सीन बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखें, पिछले पार्ट में जब रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनी थी तो उधर भी आपने लिख लेना है रैंक ऑफ A = रैंक ऑफ AB = नंबर ऑफ अननोन। उसमें 3, 3, 3 वाला सीन बन रहा है, बट यहाँ पे 2, 2, 3 वाला सीन बन रहा है। रैंक ऑफ A मैट्रिक्स दैट इज 2, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज आल्सो 2, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो क्या हैं, 3 हैं। बट पिछले पार्ट में जो है रैंक ऑफ A भी 3 था, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB भी 3 था, और नंबर ऑफ अननोन यानी वेरिएबल्स की तादाद भी 3 थी जो फर्स्ट पार्ट। तो जब यहाँ पे पूरी रो 1 0 जाए तो मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि उधर जो है इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे। यहाँ पे इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे, यहाँ से x1 + 0x2 + 13/11x3 दैट इज 17/22, फिर 0x1 + x2 - 17x3 = 2/11। x3 को उधर ले जाएं और x3 को लेट नाम t दे दें, तो x1 का जवाब भी इन द फॉर्म ऑफ t आ गया और x2 का भी जवाब इन द फॉर्म ऑफ t आ गया। लेकिन फर्ज कर लो यहाँ पे अब आप -7 अगर करते हैं तो ये मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ से आगे ये वाला स्टेप देख लें, इस पूरी रो को -2 पे डिवाइड करें, ये वाली चीज बनेगी। अब यहाँ पे आगे जो है R2 - 4R1 एंड R3 - 10R1 ये चीज बन गई। अब यहाँ पे ये देखें
यहाँ पे 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को 11 पे डिवाइड किया, यहाँ पे 1 बन गया। अब आगे जो है ये 0 बनाने के लिए ये हमने काम किया। यहाँ से बाकी का जो काम है वो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको मिटाकर। तो आपको जो है अब जो आंसर मिलेगा वो बुक के लिहाज से मिलेगा, लेकिन वो फिर यहाँ पे अगर आप -7 करें तो वो आंसर मिलेगा। यहाँ से बाकी का हिस्सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब बच्चों देखें, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो R3 डिवाइडेड बाई 42 की है, ये 1 बन गया। अब इस 1 के ऊपर यहाँ भी 0 बनाना और यहाँ भी 0 बनाना है, तो सिंपली इस R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड किया है और फिर जस्ट इसको इसमें से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, R2 माइनस R3 किया। ये तो हमारे पास ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन गई है। अब इससे डायरेक्ट सोल्यूशन बन गया, x1 इक्वल टू दिस, x2 इज इक्वल टू दिस एंड x3 इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन है ये बुक वाला पीछे जो आंसर है वो वाला बन गया। तो अब आपने यहाँ पे ये डॉटेड में बना देना है, एंड पे जो है ये हम सेग्रीगेशन जो किया करते हैं। तो अब जो आंसर बेटा आ रहा है बच्चों, जो आ रहा है वो बुक वाला आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे -7 करेंगे तो फिर इस लिहाज से पहला स्टेप ये, इसके बाद बाकी ये स्टेप्स हैं, ये आप नोट कर लें, मैंने दोनों तरह से कर ली। बच्चों पार्ट 3 जो है ये पार्ट 1 की तरह ही है। इसमें भी आप देखें ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसकी आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है, इस पे ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगेंगे और इसकी जो है ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन रही है। इसमें आप जो है ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप देख लें। इसमें रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उसका ये सीन बन रहा है और इसमें जो सोल्यूशन है हमारे पास ये बन रहा है, ये आप देख लें, इसको नोट कर लें। इसमें नई कहने या बताने वाली कोई ख़ास बात नहीं है। मैंने पार्ट 4 का सिस्टम नहीं लिखा, मैंने कहा कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, डायरेक्ट मैंने इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है। आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप क्वेश्चन से खुद देख लें बुक से, और फिर इसमें ये बच्चों ऑपरेशंस लग रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इनको आप देख लें, नोट कर लें। और इसके अंदर जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे चूंकि आगे स्पेस कम थी तो मैंने ये ऑपरेशन नीचे लिख लिए हैं, आपने इधर हमेशा मैट्रिक्स के सामने लिखने। तो यहाँ पे भी यही सीन बन रहा है, जो ये वाला सीन है, इधर वाला भी, यहाँ पे भी यही चीज़ बन रही है। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन बन रहा है, प्लीज़ इसको आप नोट कर लें, ये थोड़ा सा जूम करके देख लें। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हैं वो सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं, जो भी रिजल्ट्स बन रहे हैं वो भी मेंशन है, प्लीज़ इसको नोट कर लें। बच्चों ये बड़ी मुनफरिद और डिफरेंट चीज़ मैं आपको देने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। ये बड़ा अहम चार्ट है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें और बुक पर कहीं ना कहीं किसी पेज पर 2.6 से पहले किसी न किसी पेज पर आप ये लाजमी ये चार्ट बना लें। ये कंपैरिजन है या कह लें समरी है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4, जिसमें हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं, उनके दरमियान हम कंपैरिजन करने लगे। बड़ी मुनफरिद चीज़ है, आप यकीन करें, बड़ी मुनफरिद चीज़ है। अच्छा बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर 2 तरह की चीज़ें होंगी। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हम कहेंगे सिस्टम हैविंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन से मुराद इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे, अनलिमिटेड सोल्यूशन होंगे। कब? जब ए डिटर्मिनेंट 0 होगा। और अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल। ट्रिवियल सोल्यूशन से मुराद 0, 0, 0, यानी जिसमें x, y और z एट ए टाइम तीनों के तीनों क्या हो, 0 हो। और बच्चों ये भी बात याद रखिएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें या सिंगल सोल्यूशन होता है या इन्फिनिट सोल्यूशंस होते हैं, बट सोल्यूशन तो होता है ना, चाहे इन्फिनिट हो चाहे सिंगल हो, सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा होता है। दैट्स वाई होमोजीनियस सिस्टम जो है हमेशा कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन नॉन होमोजीनियस सिस्टम कभी कभी इनकंसिस्टेंट भी हो जाता है। कैसे आए अब ये देख लें। इसमें अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी सेम हो
तो फिर दो सूरतें हो सकती हैं। अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल होने के साथ साथ वेरिएबल्स की तादाद भी इक्वल हो, यानी ये केस बनता है 3 = 3 = 3, then in this case we say that only single solution, unique solution possible। लेकिन अगर ऐसा सीन आ जाए कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी ये तो इक्वल हैं, लेकिन वेरिएबल्स की तादाद उनके इक्वल नहीं है या वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा है, जैसे ये सीन बनेगा 2 2 एंड यहाँ पे 3 होगा, यानी ये सीन तब बनेगा जब पूरी एक रो 0 हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। इट मीन इन दोनों केसेस में सिस्टम तो कंसिस्टेंट है ना। इन दिस केस वी से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी जब ये सीन होगा तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, या एक सोल्यूशन होगा या इन्फिनिट सोल्यूशन होगी। बच्चों एक सोल्यूशन या इन्फिनिट सोल्यूशन के वक्त सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना, दैट्स व्हाई हम कहते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। लेकिन अगर ऐसा सीन आ जाए तो फिर हम कहेंगे सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन, दूसरे लफ्जों में कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और ये ऐसा सीन कब होगा, जब डायगोनल पोजीशन पर 0 आ जाए, लास्ट रो के अंदर डायगोनल पोजीशन पर 0 आ जाए और उससे अगली जो एंट्री है वो नॉन ज़ीरो हो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की, तो तब हम कहेंगे कि रैंक ऑफ ए जो है वो 2 है, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वो क्या होगा, 3 होगा, तो फिर हम कहेंगे कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो हम कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स ये बड़ी अहम बात है, इसको भी आप कर लें। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए एक एक्स्ट्रा बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक एक्स्ट्रा बात दी है, ये भी ज़रूर कर लें, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। इन द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सारी डिस्कशन लीनियर इक्वेशन पर हो रही है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.6 लीनियर इक्वेशंस की है। तो उसमें ये बात है कि अगर ए डिटरमिनेंट 0 नहीं है, देन वी से दैट only unique solution, single solution is possible, and if a determinant 0 हो तो फिर दो बातें हैं, either infinite solution और no solution। अब पता कैसे चलेगा कि infinite कब है या no solution कब है? no solution इस सीन में होगा और infinite solution इस सीन में होंगे, यानी जब a determinant 0 आ जाए non homogeneous system में, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ए डिटरमिनेंट 0 आ जाए, तो अब इन्फिनिट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन के बारे में कब पता चलेगा, वो फिर हम रैंक से ही पता करेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। अगर ऐसा सीन होगा तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन, और अगर ये सीन होगा ये वाला तो हम कहेंगे इन्फिनिट सोल्यूशन। आप बच्चों चेक कर लो, जो ये आया था ना हमारे पास इन्फिनिट सोल्यूशन वाला सीन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 एंड एक एग्जाम्पल है 71 पेज पर, उसमें आप चेक कर लें मैट्रिक्स का ए का डिटरमिनेंट 0 बन रहा है और सोल्यूशन उसमें इन्फिनिट निकले थे, इसलिए इन्फिनिट बन रहे हैं कि वो वहाँ पे मज़ीद रैंक के बारे में आगे जाके आप चेक करें तो ये सीन बन रहा था, दैट्स वाई वहाँ पे इन्फिनिट सोल्यूशन बन रहे होते हैं। तो जो है ये आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 के अंदर और एग्जाम्पल पेज 71, उसमें एक्स्ट्रा बात यह है कि आप ए डिटरमिनेंट अपने तौर पर चेक कर लो। ए डिटरमिनेंट, ए बी का डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट उनमें 0 बन रहा है। ये मैंने वैसे आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दी है, एक्चुअल में तो यही चीज़ है। लेकिन कोई बच्चा कहता है कि सर अगर हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास ए डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फिर क्या सीन होता है, फिर ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये पूरा चार्ट बड़ा अहम है, इसको आप ज़रूर कर लें, इससे आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, हो जाएंगी।